हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम एसएससी सीएचएसएल के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तथ्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। यूनिवर्स में सर्वाधिक तौर पर पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तथा नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में सर्वाधिक तौर पर पाया जाता है। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन यूनिवर्स में सर्वाधिक तौर पर पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन भूपर पट्टी पर तथा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। आगे बढ़ते हैं। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो इसका आंसर है अमोनिया। मूत्रालयों के पास टॉयलेट्स के पास नाक में जो गंध हमें चुभती है उसका कारण होता है अमोनिया। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो जो मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है वह अमोनिया होता है, जो बुढ़िया के विघटन से प्राप्त होता है। बुढ़िया के विघटन से प्राप्त होता है। सामान्यतः नॉर्मली मानव मूत्र में, मानव यूरिन में 195% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। उसमें यह पीला इस कारण होता है क्योंकि उसमें एक यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है यूरोक्रोम नामक। और हमारा जो मूत्र होता है, मानव मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सरक प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर है इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सरक प्रकाश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इनका जो प्रकाश एकवर्णीय होता है या पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो इसका आंसर है जापानी एन्सेफलाइटिस। जो सुअर होते हैं, जो पिग्स होते हैं, उनको मानव रिहायशी इलाके से दूर रखना फायदेमंद होता है। जो जापानीज एन्सेफलाइटिस रोग होता है, ठीक है, क्योंकि सुअरों के मानव के संपर्क में आने पर मानव को जापानीज एन्सेफलाइटिस रोग हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है एड्स। एड्स रोग की जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम होता है एलिसा। इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है और जब यह टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वह व्यक्ति एड्स पॉजिटिव होता है, उस यानी कि उस व्यक्ति में एड्स का संक्रमण है, उसमें एड्स के लक्षण हैं। और यदि यह टेस्ट एलिसा टेस्ट में अगर नेगेटिव आता है तो इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति का टेस्ट किया गया है वह व्यक्ति इस रोग से संक्रमित नहीं है। और दोस्तों, एड्स रोग के इलाज के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इसका समय पर ही सही परीक्षण द्वारा इस रोग की पहचान कर ली जाए। आजकल प्रयोगशाला में अनेक प्रकार की जांच की जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि एलिसा, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। यह परीक्षण अपेक्षाकृत सरल एवं आजकल आमतौर पर किया जा रहा है। इसमें जांच खर्च भी काफ़ी कम पड़ता है। इस परीक्षण की सत्यता 95% तक की होती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर इसका परीक्षण किया जाता है एलिसा का, तो जो रिपोर्ट आएगी वह 95% तक सही सकती है और सिर्फ मात्र 5% की संभावना होगी कि वह रिपोर्ट गलत होगी।
तो ठीक है, तो इस परीक्षण में प्रकाशीय विधि द्वारा रंगों का परीक्षण कर संक्रमण का निर्धारण किया जाता है। दूसरा एक तरीका है इस रोग को जांचने के लिए, जिसका नाम है रैपिड रैपिड जांच। रैपिड जांच, यह जांच एलिसा की अपेक्षा खर्चीली होती है। यह जो है, जो एलिसा जो टेस्ट होता है उसमें जितना खर्च पड़ता है उसके मुकाबले में यह रैपिड टेस्ट काफ़ी खर्चीला होता है, परंतु इसके द्वारा कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे के अंदर ही जांच के परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। इस पद्धति का इस्तेमाल आकस्मिक चिकित्सा एवं रक्तदान के लिए रक्त बैंक में किया जाता है। यानी कि जब इमरजेंसी हो, जब किसी को ब्लड डोनेट करना हो, यानी किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो, तो जिस व्यक्ति का ब्लड लिया जाता है तो उस व्यक्ति का मतलब तत्काल ही यह टेस्ट किया जाता है, ताकि ब्लड बैंक में इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों में ही रिपोर्ट दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब मापी यंत्र का नाम क्या है? रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? उसका आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी यंत्र, यह इस यंत्र का उपयोग धमनी में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक्टीमीटर। और फ्रेंड्स, एक्टीमीटर जो होता है, एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है। इस एक्टीमीटर के द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है, तथा बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है, तथा टैकोमीटर से मोटर वोट, वायुयान या फिर इन सभी का वेग का मापन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापकरण हमारे देश में अब भी फ़ारेनहाइट स्केल है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि मानव का जो सामान्य जो ताप होता है उसके बॉडी का, उसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, नेक्स्ट। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो इसका आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग इसे इंग्लिश में कहते हैं गोइटर डिजीज। तो गोइटर डिजीज एक गले का डिजीज है जो आयोडीन की कमी के कारण होती है। आयोडीन की कमी से जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसका जो उत्पादन होता है, जो स्त्राव होता है, वह जितना होता है वह अपर्याप्त होता है। इस कारण से जो है थायराइड ग्रंथि वो बढ़ जाती है तथा गले में सूजन तथा गांठ हो जाती है। इस रोग का उपचार जो किया जाता है वह आयोडाइड नमक तथा थायोयूरेसिल औषधि से इस रोग का इलाज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है धारवाड़ तंत्र। जो धारवाड़ तंत्र है, धारवाड़ आर्कियन समूह के पश्चात निर्मित चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाते हैं। कोडप्पा, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। ये जो ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं। सेल, स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, लोहा, मैग्नीज आदि विंध्य समूह कोडप्पा क्रम के चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई। इसका जो विस्तार है यह राजस्थान के चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक था। कोयला, लोहा और मैग्नीज जैसी धातुएं गोंडवाना समूह ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से
जुरासिक युग में चट्टानों का निर्माण हुआ। कोयला, बलुआ पत्थर जैसे कि पत्तन, जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, वो है कांडला। कोच्चि में देश का पहला LNG टर्मिनल स्थापित है तथा LNG टर्मिनल गुजरात में दहेज और हजीरा में स्थित है, लेकिन कांडला में यह स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर प्रवृत्ति के नहीं है? तो इसका आंसर है पिग्मी। जो पिग्मी एक जनजाति है जो घुमक्कर नहीं होती है। पिग्मी ये कांगो बेसिन के गैबोन, युगांडा, दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस के वन क्षेत्रों में, अमेठी तथा न्यू गिनी के वनों में पाए जाते हैं। ये आखेट करने में कुशल होते हैं तथा यही उनकी अर्थव्यवस्था का आधार भी है। मसाई टांगानिका जो है, मसाई टांगानिका केन्या व पूर्वी युगांडा में के पठारी क्षेत्रों में ये घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। लैप, यह यूरोप के टुंड्रा प्रदेश की घुमक्कर पशुचारण चलवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो इसका आंसर है लाइबेरिया। लाइबेरिया रुद्ध देश नहीं है। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अंध महासागर के किनारे बसा एक देश है। लाओस के उत्तर एवं चीन, पूर्व में वियतनाम, पश्चिम में म्यांमार तथा दक्षिण में थाईलैंड स्थित है। ठीक है। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच स्थित है। लग्जमबर्ग, जो लग्जमबर्ग है यह दो तरफ से जर्मनी, उत्तर पूर्व में बेल्जियम तथा पश्चिम से दक्षिण तक फ्रांस से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है पम्पास। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पम्पास कहलाता है। अमेजन बेसिन जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाले घास के मैदान हैं। पम्पास अर्जेंटीना, उरुग्वे स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है। जो प्रेयरी, यह प्रेयरी कनाडा, USA के मध्य स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है तथा जो गेहूं का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। स्टेपी जो है यूरोप का समशीतोष्ण घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन हैं? तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं वे होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल, वह उसका सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात ऐसा राज्य जहां सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। पंथ निरपेक्ष राज्य इस विचार पर आधारित होता है कि राज्य का विषय केवल व्यक्ति के बीच संबंध से है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध से नहीं। यह संबंध व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी उपबंधों द्वारा सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष का दृष्टिकोण सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए संविधान में निम्न उपबंध है। जैसे भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है,
प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है, यह पहले एक मौलिक अधिकार था। कांग्रेस सरकार 25 वर्षों तक संशोधनों द्वारा निरंतर अनुच्छेद 31 को कुतरती रही, किंतु जनता सरकार ने भाग 3 में मूल अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया। यह 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया है। अब यह जो है एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति किसी एक अधिकारी द्वारा बिना विधिक प्राधिकार के या विधि द्वारा इस निमित्त प्रदत्त शक्ति के आधिक्य में ली जाती है तो अनुच्छेद 32 के अधीन से जो है उच्चतम न्यायालय से शीघ्र उपचार नहीं मिल सकेगा, क्योंकि अनुच्छेद 300 के अधीन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। उसे अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में या साधारण वाद द्वारा उपचार की खोज करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। जो हमारे देश में पंचायती राज लागू किया गया, यह बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद की संस्तुतियों के आधार पर किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश समिति द्वारा की गई। 1957 में समिति ने अपनी सिफारिश पेश की। विभिन्न राज्य अधिनियमों के निबंधनों के अनुसार पंचायतों का गठन और कृत्य विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। साधारणतः पंचायतों का निर्वाचन गांव के सभी वयस्क नागरिक करते हैं। पंचायतों को सिविल प्रशासन की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो 200 रुपये तक न्यायिक दंड का अधिकार पंचायतों को प्रदत्त है। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत भारत के समस्त गांवों के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा लगभग सभी राज्यों ने विधेयक बनाकर स्वायत्त शासन के बहुत से कार्य पंचायतों के हाथों में सौंप दिए हैं। आगे बढ़ते। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है संविधान का 52वां संशोधन कानून। आगे बढ़ते हैं। कथन ए, सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर निवेश कर रही है। कारण दिया गया है आर, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर रही है। तो हमें इसमें से जो है सही चुनना है। तो इसका आंसर है ए तथा आर दोनों ही सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए, सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निवेश कर रही है, यह तो बिल्कुल सही है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर रही है, यह भी सही है, लेकिन जो है आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो इसका आंसर है 70 प्रति हजार। तो प्रति 1000 में जो है कुल 70 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। भारत में शिशु मृत्यु दर 1900 से 1905 के बीच 215 थी, 1911 से 15 के बीच 204, फिर 41 से 45 में 161 हुई, फिर ऐसे करते करते 2011 में फिर 44 हुई। ठीक है, अब वर्तमान में 70 है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों का वर्तमान राजकोषीय घाटा पहुंच गया है कितना? इसका आंसर है 1,00,000 करोड़। जो राज्य हैं उनका वर्तमान राजकोषीय घाटा 1,00,000 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्यों का वर्तमान जो है 1999 में, यह रिपोर्ट जो है 1999 के अनुसार है, तो राजकोषीय घाटा 1,00,000 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा केंद्र सरकार के आंकड़ों के बराबर है।
आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 के लिए, यहाँ बीच में हाइपन छूट गया है, वर्ष 2001 के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना का प्रावधान किया गया है 11,400 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया था 5.1 पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका आंसर है कोल्हापुर। कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया था। गडकरी वंशानुगत सैनिक की जाति के थे। ये मराठों के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे। उनकी छटनी कर दी गई थी। बेकारी का प्रश्न सम्मुख देखकर गडकरियों ने विद्रोह कर दिया था तथा समनगढ़ और मुदरगढ़ के दुर्ग जीत लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHSL, जो अभी करंट टाइम में एग्जाम हो रहे हैं। आज भी हुए थे, कल भी हुए थे और अब आगे भी होने वाले हैं। तो अगर इन क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से अगर देख लोगे तो उम्मीद कीजिए कि आपको इनसे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए पोर्टेबल पाठशाला को। थैंक यू।